गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं और वर्ण विचार में हमने स्वरों को कंप्लीट कर लिया है कि स्वर क्या होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों में कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं। तो स्वरों को कंप्लीट करने के बाद में हम चलते हैं व्यंजनों की ओर, जो कि वर्ण के रूप में ही बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तो स्वर पढ़ने के बाद में हम व्यंजन की ओर जब चलते हैं तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वरों के साथ मिलकर उनका प्रयोग किया जाता है, या फिर इसकी अगर परिभाषा देखें हम तो क्या बनती है? वे वर्ण या ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण या ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन माने गए। कितने माने गए हैं? 33 व्यंजन। इसके अतिरिक्त यानी कि 33 व्यंजनों के अतिरिक्त इसमें ड और ढ जिनके नीचे नुक्ता लगी हुई है तथा संयुक्ताक्षर भी आते हैं। संयुक्ताक्षर में कौन कौन व्यंजन आते हैं? अक्षय, त्रय और गे, ये आते हैं। अक्षय, त्रय और गे, ठीक है, ये आते हैं। यानी कि ये जो 33 व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में, इनके साथ में ड और ढ की ध्वनियां तथा संयुक्ताक्षर अक्षय, त्रय, गे भी सम्मिलित किए जाते हैं। 33 के अलावा की बात कर रहा हूं। विशेष क्या है इसमें जो आपको ध्यान रखने की बात है, व्यंजनों में स्वर को मिलाकर लिखा जाता है। जितने भी व्यंजन होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं लिखे जाते, अर्थात उनको लिखने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों के लिखने पर व्यंजनों को हलंत लगाकर लिखा जाता है। हलंत तो आपने लगाया होगा पहले, यानी कि जितने भी व्यंजन होंगे उनको बिना स्वरों की सहायता लिखे हम तो उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, अर्थात उसको आधा करके लिख देते हैं। जैसे क व्यंजन का स्वर सहित रूप होगा क प्लस ए, वैसे ही क व्यंजन का स्वर रहित रूप है। कहने का तात्पर्य है जैसे कि आपके सामने है ये व्यंजन है क, ख, ग, घ, इसी प्रकार अगर इनके नीचे हलंत लगा दे तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं है, बिना स्वरों के। अभी ये व्यंजन है, अर्थात इनमें स्वर मिलेंगे। अगर इनके नीचे हलंत लगा देंगे तो ये स्वर रहित हो जाएंगे, अर्थात ये व्यंजन है। तो अभी हम व्यंजन पढ़ रहे थे, इसके आगे हम पढ़ेंगे व्यंजनों के भेद, यानी कि व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं और कौन कौन से भेद माने गए हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजनों के मुख्य रूप से 3 भेद किए गए हैं। पहला है स्पर्शी, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के भेद, व्यंजनों को 3 अंगों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण, यानी कि जो भी वर्ण है जिनका उच्चारण जीव होती है, जीव मुख के विभिन्न भागों, यानी कि हमारी जो जीव है मुख के विभिन्न भागों से टकराती है, उसको स्पर्श करती है। और वो कौन कौन से भागों से टकराती है, स्पर्श करती है? तालु, दांत, ओष्ठ, मूर्धा आदि को स्पर्श करती है, तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श मतलब होता है छूना। तो जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा मुंह के विभिन्न भागों को टकराती है, स्पर्श करती है, उसको उसी आधार पर बांटा गया है। और वो कौन कौन से भागों से टकराती है, स्पर्श करती है? तालु से, दांत से, ओष्ठ से, मूर्धा से आदि से। इसके अलावा इसमें दंत भी होते हैं। वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो क वर्ग से प वर्ग तक, यानी कि क वर्ग से प वर्ग तक वर्ग कौन से होते हैं? क वर्ग क, ख, ग, घ, च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार से क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक इनकी संख्या 25 है। 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके और 5 इसके, ठीक है। और
ड और ढ भी स्पर्श व्यंजन में आते हैं, जिनके नीचे नुक्ता लगी हुई ना, ये तो है ड और ढ बिना नुक्ता के, और इसके अलावा इनके नीचे नुक्ता लगी हुई थी, छोटी सी डॉट लगी होती है, ये भी स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये व्यंजन है, क्या है ये व्यंजन है, ये क वर्ग का उच्चारण कंठ से किया जाता है। ठीक है, स्थान उच्चारण स्थान, यानी कि हमारा ये जो विवर है, मुख विवर, इसमें अलग अलग अंगों को स्पर्श करती है हमारी जीभ, जब उनका उच्चारण करते हैं उसी आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो हमारा जो क वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कंठ, कंठ से तक गला, तो इसको इसलिए क वर्ग को हम कंठे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ। च वर्ग है, च वर्ग के जो 5 वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान करते समय हमारी जीभ है वो तालु को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? तालु, इसलिए इनको तालव्य भी कहते हैं, तालु इनका उच्चारण स्थान है। उसके बाद में ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण, इनका उच्चारण है करते समय हमारे जिह्वा मूर्धा को ऊपर का जो हिस्सा होता है ना उसको टच करती है, इसलिए इनको मूर्धन्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। उसके बाद में त वर्ग है, त, थ, द, ध, न, इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इनको दंते भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दंते। उसके बाद में प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ है, हमारे जो ओठ होते हैं ना, इसलिए इनको ओष्ठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओष्ठ भी। इसके अलावा ये जो हमारे 1 2 3 4 5 यानी कि जितने भी पंचम वर्ण हैं, यानी कि जितने भी वर्ग हैं उनके अंतिम वर्ण पंचम वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के अंतिम या 5वें स्थान पर आए हुए वर्ण पंचम वर्ण कहलाते हैं। जैसे क हो गया, ये हो गया, ण हो गया, न हो गया, म हो गया, इसलिए इनको पंचम वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है? पंचम वर्ण की श्रेणी में आता है। और इनका प्रयोग वर्ण पर, यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वर्ण, इनका जो प्रयोग है पंचम वर्ण का, पंचम वर्ण का प्रयोग है वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में, अनुस्वार के रूप में किया जाता है। जैसे क वर्ग में क्या है? अड़े। ठीक है, तो के स्थान पर कंगन हो गया। वैसे ही पंचम के स्थान पर हो गया, जैसे हम पढ़ते हैं गन, ये पढ़ा हमने। तो ये जो चीज है ना, ये वाली, ये पंचम वर्ण है, ये अनुस्वार के रूप में लिखी जाती है। इसको पढ़ते तो कंगन है, पर ये जो चीज है ये अनुस्वार के रूप में, इसके रूप में चली जाती है यहाँ पे। वैसे ही पंचम, ये पढ़ा हमने, पढ़ा, तो इसको अनुस्वार के रूप में हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये दूसरा है। जैसे कि अण है, कंठ, तीसरा आ गया ना, ये कंठ है, इसको हम ये पढ़ेंगे, ये अनुस्वार के रूप में पढ़ते हैं पंचम वर्ण को। न है तो पंथ है, इसको हम पंथ पढ़ेंगे। और जो लास्ट है मैं, संबल, इसको हम ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे 5 वर्ण हो गए। दोबारा से देख लीजिए इस बात को कि हमारे वर्ग के अंतिम वर्ण पंचम वर्ण की श्रेणी में आते हैं और इनका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। अधिकतर, यानी कि अधिकतर इनका प्रयोग अनुस्वार के रूप में ही किया जाता है। कहने का अर्थ है इनके स्थान पर बिंदु लग जाती है, अनुस्वार लग जाती है, अर्थात वो ऊपर चली जाती है। हमने पढ़ा कंगन, पंचम, कंठ, पंथ और संबल, ये इस प्रकार के वर्ण हैं जिनका प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है। ठीक है, हम आशा कर रहे हैं कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वर्ण या उच्चारण स्थान, वो आपको समझ में आ रहा होगा।